So there are three parts of a bank, or you can say bank is divided in three parts: front office, middle office और back. फ्रंट ऑफिस का काम क्या है? डायरेक्टली कस्टमर से डील करना, ठीक है. मिडिल ऑफिस का काम क्या है? वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, क्लाइंट्स को सही मायनों में एडवाइस करना, या फिर उससे रिलेटेड और भी बहुत सारे काम है. एक नहीं है, मिडिल ऑफिस भी बहुत सारे ऐसे काम करता है जो कि किसी भी बैंक के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं. सर्विसेज प्रोवाइड करने का मेन वर्क मिडिल ऑफिस का ही होता है, ठीक है. वो सपोर्ट करता है कौन से ऑफिस को? फ्रंट ऑफिस. और बैक ऑफिस में जैसे वो सारे काम होते हैं, जैसे हमारी चेक बुक होती है या फिर किसी भी टाइप की जो अदर पेपर वर्क होते हैं, वो जब जैसे ही आपके अकाउंट्स में एंट्री होती है, उन एंट्रीज को फुलफिल करना, जितने चेक मिलते हैं उनको क्लियर कराना, ये सारे काम किसके होते हैं? बैक ऑफिस के. तो मेनली जितनी ब्रांचेस होती हैं बैंक की, उन्हें तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. हमने इस पूरे टॉपिक में ये भी डिस्कस किया. मैं आज सिर्फ समरी बता रही हूँ क्योंकि फर्स्ट यूनिट अब मैं स्टार्ट करूंगी. अभी फर्स्ट यूनिट का हमारा एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ, तो फर्स्ट यूनिट में आपकी कल से स्टार्ट करूंगी. एक एक टॉपिक लेंगे हम उसमें से. और इस थर्ड यूनिट में समराइजेशन में सबसे पहले सिक्योरिटी मेजर्स, यानी किसी भी ब्रांच को, जो भी ब्रांच सेटअप हुई है, उसके सिक्योरिटी मेजर्स कौन कौन से होते हैं जो कि मेनली बैंक में होने बहुत जरूरी है. बिना सिक्योरिटी के कोई भी ब्रांच किसी अप्रोप्रिएट प्लेस पर प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकता. आपको भी पता है, मनी में डील करता है कोई भी बैंक. तो जब कोई बैंक मनी में डील करता है तो उसको अपने सिक्योरिटी मेजर्स भी बहुत मॉडर्न और लेटेस्ट रखने होते हैं, ताकि किसी भी टाइप से कोई भी फ्रॉड, किसी भी टाइप का थेफ्ट इंसिडेंट ना हो सके, कोई और गलत वर्क ना हो सके, क्योंकि वहाँ कैश एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमेशा अवेलेबल रहता है. तो हमेशा सिक्योरिटी मेजर्स को कोई भी बैंक इग्नोर नहीं कर सकता. और इसके लिए हम लोगों ने डिस्कशन भी किए थे. क्या क्या देखा था कि किसी भी बैंक में जब ब्रांच सेटअप होता है तो किस जगह पर होता है? ना तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर, और ना ही बहुत ज्यादा इंटीरियर प्लेस पर. क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी तो वहां पर भी फ्रॉड या किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो सकता है. बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ने से या उनके साथ जो लोग आते हैं उनके बढ़ने से ब्रांच को रन करने में प्रॉब्लम हो सकती है. और ज्यादा इंटीरियर होगा तो वहाँ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि जब इंटीरियर प्लेस है तो वहां पर भी सिक्योरिटी की बहुत सारे प्रॉब्लम्स है. तो मैंने क्या बताया था कि ब्रांच जहां भी सेटअप होगी उसके नियर बाई एक पुलिस स्टेशन जरूर होता है, ताकि अगर किसी भी टाइप की कोई मिसहैपनिंग होती है तो तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया जा सके. जिस भी ब्रांच में सिक्योरिटी मेजर्स लगाए जाते हैं उनके सारे सायरन कहाँ होते हैं? पुलिस स्टेशन में होते हैं, ताकि तुरंत अगर कोई भी ऐसा वर्क हो रहा है जो ठीक नहीं है, उसकी तुरंत इंफॉर्मेशन किसके पास पहुंचती है? पुलिस के पास. तो इस तरीके से जितने लेटेस्ट सिक्योरिटी मेजर्स हैं, चाहे वो सायरन से रिलेटेड हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा से रिलेटेड हो, चाहे वो और भी अदर लेटेस्ट जितने तरीके यूज किए जा रहे हैं बैंक में, वो सब के सब इसलिए यूज किए जाते हैं ताकि जो कस्टमर ने उनके पास अपनी मनी, वैल्यूबल्स, यानी वैल्यूबल्स कहाँ होते हैं? उनके लॉकर्स में. ये सारी चीजें बहुत ध्यान से उनकी सिक्योरिटी हो सके, उनका कस्टमर उन पर आंख बंद करके बिलीव करता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि किसी भी चीज में किसी भी कोई भी थोड़ी सी भी लापरवाही बैंक को या बैंक के कस्टमर पर भारी पड़े. तो इसके लिए हर एक बैंक अपने यहाँ सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट रखता है और बहुत ज्यादा सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करता है. दूसरा एक और टॉपिक था हमारा, समराइज कर रही हूँ तो मेन टॉपिक्स को फिर से आपको बता रही हूँ. एक और टॉपिक था कौन सा? फंक्शंस ऑफ ब्रांच मैनेजर. तो ब्रांच मैनेजर के फंक्शंस मेनली क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि वो बैंक किसी भी बैंक का सबसे ऊपर हेड है, तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है. बैंक में जितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है? बैंक मैनेजर.
लेकिन वो डायरेक्टली कस्टमर से डील नहीं करता, वो सिर्फ उन मैटर्स में कस्टमर से डील करता है जो कि उसके अदर एम्प्लॉइज की रेंज से ऊपर होते हैं। जैसे बहुत ज्यादा अमाउंट के लोन है और कस्टमर के पास देने के लिए सिक्योरिटी नहीं है, तो किस तरीके से उसको अरेंज किया जा सकते हैं, अदर वे क्या हो सकते हैं, उसके बारे में वो सजेस्ट कर सकता है या फिर उनको अलग अलग वे में और दूसरी एडवाइजेस दे सकता है। अगर किसी और कस्टमर को किसी तरीके की अदर प्रॉब्लम आ रही जिसमें वो अपने स्टाफ से सेटिस्फाइड नहीं है या उनके आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे हम स्कूल में भी आते हैं तो कई बार हम टीचर के आंसर से सेटिस्फाई नहीं है, किसी भी मैटर को लेकर, किसी भी चीज को के डिस्कशन को लेकर अगर हम सेटिस्फाइड नहीं होते तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्टली पेरेंट्स की बात करें तो डायरेक्टली हम किससे बात करना शुरू कर देते हैं, किसके पास जाते हैं, प्रिंसिपल के पास। लेकिन प्रिंसिपल हर एक से तो डील नहीं करते ना, वो सिर्फ कुछ क्रिटिकल मैटर्स में ही क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, वो मैटर जो कि टीचर्स या अदर एम्प्लॉइज से बियॉन्ड। तो ऐसे ही एक बैंक ब्रांच में भी हर एक कस्टमर से मैनेजर डील नहीं करता। वो किससे डील करता है, वो सिर्फ उन कस्टमर से डील करता है जिनके जो मैटर्स हैं वो थोड़े अलग हैं और जिनको नॉर्मल स्टाफ डील नहीं कर पाता। ठीक है। सब दूसरी बात, किसी भी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ब्रांच की सारी एक्टिविटीज कैसी चलती रहे, स्मूथली चलती रहे। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम अगर उसके एम्प्लॉइज को आ रही है तो उनको सॉर्ट आउट करने का काम भी किसका है, ब्रांच मैनेजर का है। लेटेस्ट जितनी आरबीआई से वो आती हैं, इंफॉर्मेशन आती हैं, गाइडलाइंस आती हैं, जितने रूल्स एंड रेगुलेशन गाइड जो आरबीआई देता है उनको स्टाफ तक पहुंचाना, कस्टमर तक पहुंचाना, ये सारे काम भी कौन करता है, ब्रांच मैनेजर। उसका ये वर्क है कि वो इसकी इंफॉर्मेशन किसको देता है, अपने स्टाफ को। इसीलिए वो टाइम टू टाइम मीटिंग कंडक्ट करता है और उन मीटिंग के थ्रू अपने स्टाफ को हर एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और फिर वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसका ये स्टाफ यही इंफॉर्मेशन किसको दे, कस्टमर तक। तो ये सारे मेन वर्क सही मायनों में तो एक तरीके से हर जगह ऑर्गेनाइजेशन तो वही तरीका होता है जो, अगर हम बात करें कि स्कूल में तो उसमें हेड कौन है, प्रिंसिपल, उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक काम को देखने की। लेकिन उन्होंने अपने काम को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। आप लोगों ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, क्या होता है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर की होती है लेकिन वो वर्क को क्या कर देता है, दूसरे एम्प्लॉइज या अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच में डिवाइड कर देता है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी किसकी है, हेड की। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी हेड की है। बेशक उसने उसको डिवाइड कर दिया है। सेम एज बैंक ब्रांच में अगर कोई भी एक्टिविटी गलत होती है या वहां पर प्रॉपर रूल्स, प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, ब्रांच मैनेजर। तो यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि जो हेड है वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, इसीलिए वो अपने वर्क को अपने सबॉर्डिनेट के बीच में एक प्रॉपर तरीके से क्या करता है, डिवाइड करता है। ये प्रोसेस अभी आप बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ रहे हैं, सबॉर्डिनेट्स को हम कैसे वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और फिर उसमें अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स करते हैं। तो ये सारी प्रोसेस हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो स्कूल हो, बैंक हो, कहीं भी हो। कहने का यहाँ ये मतलब है कि ब्रांच मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कितने स्मूथ वे में अपने ब्रांच को रन कर रहा है और उसके लिए वो सारे वर्क करता है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, जिनका हमने डिस्कशन भी किया है, आप नोट्स में भी देखेंगे। वो सारे ही वर्क हैं कि वो उसको टाइम टू टाइम मीटिंग लेनी है, टाइम टू टाइम अपने सभी एम्प्लॉइज को जितनी लेटेस्ट आरबीआई की गाइडलाइंस है वो बतानी है। इसके अलावा और क्या काम हो सकता है उसका, अपने जितनी ब्रांच में जो भी वर्क चल रहे हैं वो स्मूथली चलते रहे, कस्टमर्स को कोई प्रॉब्लम ना आए, कस्टमर को एडवाइस देने के लिए जो भी हमारा डिपार्टमेंट है वो अच्छे से वर्क करता रहे, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बैंक के साथ जुड़े, उसके लिए भी एक ब्रांच मैनेजर अलग अलग एफर्ट करता है। तो ये एक ब्रांच मैनेजर के मेन वर्क होते हैं। इसके अलावा इस पूरे टॉपिक में यही मेन कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये इजी
आपकी यूनिट है, यूनिट 3 जो है वो काफी इजी है। तो इन सब के बारे में आप लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे और फिर जो भी प्रॉब्लम आएंगी उनको हम आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। तो आज के लिए मैं यहीं पर इसको ऑफ कर रही हूँ रिकॉर्डिंग को।